नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। ऐसे ही एक मसले पर आज फिर रूबरू होंगे श्रवण जी से, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी आप जानते हैं, किसी से स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हैं, किसी से विज्ञापन नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ अपने दर्शकों का ही सहारा रहता है। इसलिए हमारी आपसे अपील है कि आप सत्य हिंदी मेंबरशिप ड्राइव के सदस्य बने, यानी सत्य हिंदी के सदस्य बने और हमारी पत्रकारिता को, ईमानदार पत्रकारिता को मजबूत करें। आज की बातचीत शुरू करते हैं श्रवण जी से। दरअसल आज हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से यूजीसी नियम को लेकर इस वक्त देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, खासतौर पर उत्तर भारत में, और ये कहा जा रहा है दरअसल ये जो नियम कायदा कानून विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के लिए बनाए गए हैं ये सवर्णों के खिलाफ है। इसलिए सवर्णों का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर बहुत ही गुस्से में है, उत्तेजित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्श रहा है और भारतीय जनता पार्टी से अपने रिश्तों को तोड़ने की बात भी कर रहा है। उसका कहना यह है कि जिस तरीके से हमने पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है। लेकिन क्या यह बात इतनी सी ही है या इसके अलावा भी इस राजनीति के कुछ पहलू हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि अब उसको अपना विस्तार दलितों से अलग ओबीसी और दलित तबके के अंदर भी कराना पड़ेगा? क्योंकि 2024 का जो नतीजा बताता है लोकसभा का, वो इसी ओर इशारा कर रहा है। जब तक दलितों और पिछड़ों का पूर्ण समर्थन न मिले तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आप दलित और पिछड़ों को साथ लाना चाहते हैं इस नियम के जरिए और सवर्ण आपसे नाराज हो जाए, या ये कोई ऐसी दुर्घटना है जिसकी जानकारी भारतीय जनता पार्टी या केंद्रीय नेतृत्व को नहीं थी और अचानक हो गई? बहुत सारे सवाल हैं, जानेंगे श्रवण से। सर, आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपकी भी डिबेट सुन रहा था, सत्य हिंदी पर भी काफी सुना मैंने। मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो चल रहा है इसमें कितना स्पॉन्सर्ड है और कितना रियल है। ये अभी थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि 13 जनवरी को नियम यूजीसी के नए नियम नोटिफाई किए गए और प्रदर्शन चल रहे हैं। आरोप है कि नए नियमों से परिसरों में, विश्वविद्यालय कॉलेज के परिसरों में अराजकता हो जाएगी और ये इसको नियमों को वापस लेने की मांग चल रही है। सरकार कह रही है कि दुरुपयोग नहीं होने देंगे इनका सवर्णों के खिलाफ। और सवर्ण वर्ग के जो छात्र हैं उनकी जो मांग है उसमें एक जो प्रमुख मांग है वो ये है कि इक्विटी स्क्वाड में सामान्य वर्ग को भी शामिल कर लिया जाए। हो सकता है कि इसको स्वीकार कर लें। 10 सदस्यीय जो कमेटी है उसमें एससी है, एसटी है, ओबीसी है, दिव्यांग है, महिला प्रतिनिधि है, ये अनिवार्य है। जो हेड होगा इंस्टीट्यूशन का वो है, फिर 3 प्रोफेसर्स हैं, सीनियर प्रोफेसर्स हैं, ये तमाम लोग हैं। अब इसका जो मूल उद्देश्य बताया गया है कि एससी, एसटी, ओबीसी के खिलाफ जाति या जनजाति के आधार पर अनुचित या पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगर होता है, उसकी कोई शिकायत होती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या कार्रवाई की जाएगी मुझे जानकारी नहीं, हो सकता आपको जानकारी हो कि जेल की सजा होगी, कॉलेज से निष्कासन होगा, या संस्थान को जो मिलने वाली एड है, एफिलिएशन है यूजीसी का, वो खत्म होगा, क्या होगा हमको नहीं पता है। ड्राफ्ट बिल जो था 2025 का, उसमें झूठी शिकायत पर जुर्माना या डिसिप्लिनरी एक्शन का प्रावधान था, अनुशासनात्मक कार्रवाई का, तो उसे भी हटा दिया गया। जो अंतिम गाइडलाइन है उसमें हटा दिया गया। मेरे इस पूरे मुद्दे को लेकर आशुतोष जी कुछ सवाल हैं, मेरे पास जवाब नहीं है। हो सकता है आप कहें आखिर में कि साथ जवाब बताइए। मेरा ये पूछना है कि सेशन के बीच में, एकेडमिक सेशन अभी चालू हुआ 3-4 महीने हुए हैं, 4 महीने 5 महीने,
कहीं जुलाई से हुआ, कहीं अगस्त से हुआ, 4-5 महीने हुए और अब बच्चों की परीक्षाओं का टाइम है, रिसर्च पेपर्स के सबमिशन का टाइम है, ये एडमिशन का टाइम नहीं है। ऐसे समय में सेशन के बीच में, सेशन की समाप्ति के ठीक पहले छात्रों के समूहों को जातियों के आधार पर आपस में लड़वाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? ये तो समझ में आता है कि आप मई से जून जुलाई के बीच में या जून जुलाई में जब सेशंस नहीं हैं, छात्र आंदोलन करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते, तब आप इस तरह की कोई गाइडलाइन नए सेशन के लिए जारी करें। चालू सेशन में इसको लागू करने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, हम ये जानना चाहते हैं। ऐसी क्या हड़बड़ी है? हमारे यहाँ एक प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट जो SC/ST के को प्रोटेक्ट करता है, वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद भी उसको डाइल्यूट नहीं किया गया या उसको स्ट्रिंजेंट नहीं किया गया, पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि दलितों ने विरोध किया था। आपने कल अपनी चर्चा में भी उसका उल्लेख किया। यूजीसी की गाइडलाइंस में जो नई चीज है वो ये है कि ओबीसी को इसमें ऐड किया गया है। तो हमारा ये पूछना है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, आप उसमें SC/ST के साथ ओबीसी को क्यों नहीं ऐड कर सकते थे? आप ये यूजीसी में नई गाइडलाइन में क्यों ओबीसी को ला रहे हैं? एक नया बखेड़ा क्यों खड़ा करना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये है कि जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का, क्या उसके प्रोविजंस अब विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में लागू नहीं होंगे क्या? अगर गाइडलाइंस ही लागू होनी है तो क्या गाइडलाइंस अगर सिर्फ ओबीसी पर लागू होगी क्या, कि SC/ST के लोगों पर के संदर्भ में वो जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है वही लागू होगा, और या SC/ST के खिलाफ इस तरह की कोई शिकायत को लेकर कोई शिकायतें आती हैं तो दोनों चीजें लागू होंगी? प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी लागू होगा और ये गाइडलाइंस के आधार पर भी कमेटी उस पर विचार करेगी। क्या होगा क्या? दूसरा ये कि जैसा आमतौर से कल आपने चर्चा में भी कहा, वैसे भी है कि अधिकतर इंस्टीट्यूशंस में आपने नंबर्स भी बताए कि कितने संस्थानों में जो हेड हैं वो सवर्ण हैं, प्रोफेसर्स हैं वो सवर्ण हैं। तो अगर कमेटी में सवर्णों का डोमिनेशन होगा और अगर इनकी मांग मान ली जाती है सवर्ण छात्रों की कि इक्विटी कमेटी में उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो फिर इस गाइडलाइंस का औचित्य क्या रहेगा, उसकी जरूरत क्या रहेगी? क्या सजा को डिफाइन किया गया है इसमें? जो मैंने शुरू में भी कहा कि आपने ताबड़तोड़ 24 घंटे में उस पर संज्ञान लेना, कितने समय में रिपोर्ट देना, तमाम चीजें हैं। तो अगर शिकायत सही पाई जाती है तो क्या सजा क्या है इसमें? मतलब जिसके खिलाफ आरोप सिद्ध हो रहा है या होता है,
क्या सजा का क्या प्रावधान है कि जेल है, निष्कासन है, या वो कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकेगा? क्या ऐसा कोई प्रोविजन है क्या गाइडलाइंस में कि जो कमेटी का निर्णय होगा वो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता? एक जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आशुतोष जी सोच रहा था वो ये कि ये जो SC ST एक्ट है वो, और जो ये गाइडलाइंस है UGC की, दोनों में मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, तमाम माइनॉरिटीज का उल्लेख नहीं है। तो क्या अगर देश में कोई 20-22 करोड़ मुसलमान हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, तो क्रिश्चियंस के बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, खासकर केरल में मान लीजिए कि, और तमाम जो नॉर्थ ईस्ट में है और जगह, या यहाँ आकर पढ़ते हैं, मैदान में आकर पढ़ते हैं हायर स्टडीज के लिए, उनके खिलाफ अगर कोई भेदभाव की या जातिगत ज्यादती होती है, तो ये जो गाइडलाइंस हैं इसमें उनका उल्लेख क्यों नहीं है? उनको कहाँ है प्रोटेक्शन? न तो SC/ST एक्ट में आपने प्रोविजन किया, न UGC की गाइडलाइंस में आपने किया। हमने देखा कश्मीर के बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं कॉलेजेस में, हायर स्टडीज में कर आते हैं, और जैसे ही कोई पहलगाम होता है, पुलवामा होता है, तो उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं, मारपीट की घटनाएं होती हैं। क्या उनको क्या प्रोटेक्शन है? तो क्या पूरी ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जैसा मैंने कहा कि सेशन चालू हुए 4 महीने हो चुके हैं, पढ़ाई चल रही है, एकेडमिक चीजों में लोग लगे हुए हैं, और ऐसे में बीच में आप एक चीज ले आए, तो क्या इसका कोई उद्देश्य जो है तात्कालिक या दूरगामी राजनीतिक उद्देश्यों को हासिल करना है क्या? जिसमें यह भी शामिल है कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं 2027 में, और आप प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं कि नया एकेडमिक सेशन चालू हो जुलाई में, अगले इसी 6 महीने बाद, 4-5-6 महीने बाद, या अगस्त में, तब करें आप इस चीज को लागू। आप अभी कर रहे हैं। तो क्या कोई इसमें उत्तर प्रदेश में जो इस समय चल रहा है, एक अभी मुक्तेश्वरानंद जी को लेकर जो चल रहा है, सनातन का, हिंदू धर्म का, या मायावती का जो दलितों का जो कार्ड है, या अखिलेश बैकवर्ड क्लासेस को जिस तरह से मोबाइलाइज करते हैं, क्या कोई इसका तात्कालिक या दूरगामी उद्देश्य है क्या पॉलिटिकल? 1990 में मंडल कमीशन के खिलाफ, VP सिंह के जमाने में, सवर्ण छात्रों के आत्मदाह और विद्रोह के पीछे आरोप यह है कि RSS और BJP स्पॉन्सर्ड था। हम ये जानना चाहते हैं कि 99 का एक्सपीरियंस सामने है कि कितने सवर्ण छात्रों ने उसमें अपनी जानें गंवाई। जो पहला छात्र था, शायद गोस्वामी नाम था उसका, जी, राजीव गोस्वामी। राजीव गोस्वामी। तो उसके बावजूद ये बीजेपी ने हाथ क्यों जलाए हैं अपने? क्या तो बीजेपी को कोई डर ही नहीं है कि ऐसा होगा? तो हमको ये लगता है कि क्या स्पॉन्सर्ड है, सब कुछ वेल थॉट आउट है कि हम ये करेंगे और फिर उसकी रिएक्शन ये होना चाहिए। क्या PM अपने आप को किसी ओबीसी नेता के रूप में
प्रस्तुत करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अब उनको एक नए अवतार में पेश आना चाहिए। आप देखिए कि उनको जिस तरह से सवर्ण जो ग्रुप्स हैं, छात्र हैं, उनके मीम्स जो बना रहे हैं या उनके खिलाफ जो टिप्पणी कर रहे हैं। और आखिरी पॉइंट में आशुतोष जी ये कहना चाहता हूं कि ये जो यूजीसी गाइडलाइंस है और एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है, ओबीसी को लेकर जो कंसर्न है कि इसमें ओबीसी को शामिल किया गया यूजीसी की गाइडलाइंस में, हमारा प्रधानमंत्री जी से पूछना है कि आप जाति जनगणना की घोषणा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? अगर आप का कंसर्न है और आप ये बताना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी पर यह आरोप है, संघ पर यह आरोप है कि आप जाति जनगणना के विरोधी हैं, क्योंकि वो अगर हो जाती है तो इस देश में कानूनी तौर पर या लीगली एससी एसटी को और जो वंचित वर्ग है उसको अपने अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। उसमें फिर आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये साहस क्यों नहीं दिखा रहे हैं राहुल गांधी की मांग को पूरी करने का? या आप ही ने घोषणा की थी पहलगाम के बाद, मतलब मुझे याद है कि वो कैबिनेट की मीटिंग के बाद अश्विनी वैष्णव के मुंह से ये कहलवाया गया था कि हम जाति जनगणना करेंगे। तो पहलगाम को अप्रैल मई में हुआ पहलगाम, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी हो गया। आप जाति जनगणना करने के लिए किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं? और ये यूजीसी गाइडलाइंस के जरिए आप देश में क्या चाहते हैं करना या क्या अचीव करना चाहते हैं? तो ये मेरे मन में कुछ सवाल थे आशुतोष जी, जो मैंने सर एक छोटा सा प्रश्न है मेरे मन में कि जिस तरीके से सवर्ण तबका रिएक्ट कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है, और बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है, बहुत कोर वोटर रहा है, उसको नाराज करके बीजेपी को क्या हासिल होगा? क्या ऐसा नहीं बीजेपी छब्बे बनने चली है और कहीं डूबे ना रह जाए? आप जो दिल्ली में प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो देशव्यापी प्रोटेस्ट नहीं है आशुतोष जी। आप जो देख रहे हैं वो दिल्ली में देख रहे हैं और लखनऊ में देख रहे हैं। आप और बताएं मुझे, कोई आपको गुजरात में कोई प्रोटेस्ट दिख रहा हो, आपको उत्तराखंड में दिख रहा हो, आपको मध्य प्रदेश में दिख रहा हो, आपको छत्तीसगढ़ में दिख रहा हो, आपको बिहार में दिख रहा हो, आपको कर्नाटक में दिख रहा हो, बीजेपी के राज्यों में अगर आपको ये दिख रहा हो तो आप मुझे बताइए कहां दिख रहा है आपको? मुझे नहीं दिख रहा है और न रिपोर्ट हो रहा है। हम जो देख रहे हैं कि ये दिल्ली में यूजीसी के दफ्तर के बाहर दिख रहा है या लखनऊ में दिख रहा है। तो मेरा सवाल वही था ना कि 1990 में जो विरोध हुआ था उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी थी, तो इस समय आरएसएस और बीजेपी नहीं है क्या? ये पूछ रहा हूं मैं। और अगर आरएसएस और बीजेपी हो तो उसकी इंटेंसिटी तो 1990 वाली ही होना चाहिए। तो मुझे जो शक होता है या आम लोगों को शक होता है कि ये पूरा वेल थॉट आउट या वेल प्लान्ड या कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिकली चीजों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है कोई टेम्पररी गेन्स के लिए या इलेक्टोरल गेन्स के लिए। और अगर ऐसा नहीं है, और दूसरा ये कि आप छात्रों को, यूनिवर्सिटी के छात्रों को भेदभाव से और टॉर्चर से बचाना चाहते हैं, तो क्या देश में जो एससी एसटी नागरिक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई है क्या? या उनका उत्पीड़न खत्म हो गया है क्या? आप देश में बाकायदा चालू है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, और आप यूनिवर्सिटीज में
एक चीज लागू करके एक नया फ्रंट खड़ा कर रहे हैं, तो हमको आपकी नीयत पर शक है। आपके मतलब कुल मिलाकर ये है, टाइमिंग पर शक है कि आपने इस समय क्यों किया, इसमें मुस्लिम्स, माइनॉरिटी, सिख्स, क्रिश्चियंस को नहीं शामिल किया, उस पर शक है। देश में अन्यत्र स्थानों पर एट्रोसिटीज बंद हो गई क्या, पर शक है। हमको कई चीजों को लेकर शक है, तो वो मैंने आपके सामने पेश किया। हो सकता है कि उनको एड्रेस किया गया होगा या किया जा रहा होगा, पर ये जो अभी प्राइमा फेसाई जो नजर आ रहा है उसमें ये तमाम चीजें दिखती नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.